पुनः स्वागत करता हूँ आप लोगों का। व्यक्ति के मन के भाव या तो उसके सबसे ज़्यादा खुशी के अवसर पर प्रकट होते हैं, जो मूल भाव होते हैं, या जब वो अत्यधिक दुखी होता है, या हम यूँ कहें कि जब कोई व्यक्ति प्रसन्न है और आपको आपके साथ वाले व्यक्तियों के मनोभावों को जानना है, तो या तो जब आपकी खुशी का बहुत बड़ा अवसर मौजूद हो या दुख का, शोक का अवसर मौजूद हो, उस समय आप उनके मन के भावों को पढ़ने का प्रयास करिए। आपको उनका पूरा चरित्र, पूरी शख्सियत बहुत सरलता से, सहजता से समझ में आ जाएगी। और अक्सर मैं तो कहता भी रहता हूँ कि भाई, बुरा वक्त सबका आना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या राष्ट्रीय सार्वजनिक स्तर पर हो, क्योंकि बुरा वक्त इंसान की या किसी भी इंस्टीट्यूशन या नेशन के लिए सबसे बड़ी पाठशाला होती है। बुरा वक्त इसलिए जरूरी होता है क्योंकि गैरों में छिपे अपनों का और अपनों में छिपे गैरों का मालूम चल जाता है। आज जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने आया हूं, वो फौरी तौर पर सिर्फ कंटेम्पररी हैपनिंग्स या घटनाएं मात्र नहीं है। मैं वर्तमान घटनाओं को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखने का और समझने का और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपको देने का प्रयास करूंगा इन वीडियोस और क्लासेस के जरिए, जो एकेडमिक सेशंस मैंने यहाँ पर चलाए हुए हैं। जो लोग मुझे ऑफलाइन में देख चुके हैं विभिन्न कॉलेजेस में या कोचिंग क्लासेस में, वो बेहतर जानते हैं कि मेरा जो नज़रिया होता है वो किसी भी घटना से उन ऐतिहासिक तथ्यों को चुनना होता है जिससे हम अपने वर्तमान को अच्छा बना लें और भविष्य के लिए हमें एक सरल और सजग राह प्राप्त हो जाए। आज जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, उनका एक बयान इस समय बड़ी राजनीतिक गलियारों के चर्चा में है। सलमान खुर्शीद है, प्रमुख कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं और यूपीए पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर वो विदेश मंत्री भी रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर रहने वाला व्यक्ति बचकाना बयान नहीं दे सकता है। निश्चित तौर पर ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो बारूद होते हैं जो आपके अंदर जमा होते रहते हैं और आप कहीं ना कहीं एक सुरक्षित निकास की या उस अवसर की तलाश में रहते हैं जब उसे चिंगारी प्रदान कर सकें। और सलमान खुर्शीद साहब का जो दृष्टिकोण है इस राष्ट्र के प्रति या अपने उनका जो मजहबी दृष्टिकोण है, मैं बहुत खुलकर बात करूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है इस तरह की बातों को आपके समक्ष इन वीडियोस के जरिए रखने का। जी, तो आपका जो मजहबी दृष्टिकोण है वो मुझे दो घटनाओं के संदर्भ में याद आता है। वो आज समीचीन भी है और प्रासंगिक भी है आपके सामने रखने को लेकर। आप याद करिए, बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान उनका बयान, हमें नहीं पता श्रीमती सोनिया गांधी जी उस चीज से सहमत थी नहीं थी, उनकी जानकारी में था या नहीं था, लेकिन उन्होंने वो बयान दिया। और इसी प्रकार से सीएए जो प्रोटेस्ट हो रहा था, शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो हो रहा था, उस टाइम पर एक बच्चे के साथ, एक छोटे से बच्चे के साथ, अब आप सोचकर देखिएगा किस तरह के टूल किट को काम में लिए जाते हैं। एक बच्चे को तोते की तरह कुछ रटवा दिया गया और उसे पोस्टर बॉय बनाने का प्रयास किया गया। छोटे से बच्चे का, जिसे ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, बस उसे याद करवाया गया। और चूंकि जब उसे रिस्पॉन्स मिलना चालू हुआ, आप जानते हो बच्चे, एक मानसिकता होती है इंसान की, जब सामने से आपको रिस्पॉन्स मिलता है पॉजिटिव वे में, तो आपका उत्साह उसी कदर बढ़ता चला जाता है। खैर, जो विषय है वो सिर्फ इतना सा है कि जो बांग्लादेश के वर्तमान हालात है, मैंने बार बार कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था, उसका सीधा संबंध भारत की समकालीन राजनीतिक सामाजिक जो ताना बाना है सीधा उसके साथ है। और अभी जो चीजें आ रही है, क्योंकि जिस तरह की अराजकता, हिंसा वहां देखने को मिल रही है, और उसमें जो हिंदुओं के साथ जो बर्बर व्यवहार हो रहा है, जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उस पर यहाँ के राजनीतिक हलकों की चुप्पी, राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा मौन मुझे देखने को जो मिल रहा है, वो बड़ा चिंताजनक मेरे लिए तो कम से कम नहीं, क्योंकि यदि इसके उलट कुछ और व्यवहार होता तब भी मैं निश्चित तौर पर कहता कि ये स्वांग है। क्योंकि यदि वो उसके पक्ष में होते कि वहां के जो भी बाहर हिंदू, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये विभाजन की त्रासदी के सबसे बड़े शिकार हैं,
या पाकिस्तान में रह गए या बांग्लादेश में रह गए जो हिंदू, तो ये किसी भी सूरत में सीएए का विरोध करते ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के समाचार हमें बांग्लादेश से प्राप्त हो रहे हैं, एक बहुत बड़े हिंदू सिंगर का घर जला दिया गया, या जो बार्बारिज्म या जो हत्या वहां पर हो रही है जलाकर, या महिलाओं के साथ जो भी उन पर चर्चा विस्तार देना होगा इस विषय को, या विषयांतर करना होगा, उन सबसे निश्चित तौर पर आप परिचित हो चुके होंगे। नहीं तो जो वीडियो पिछली बार आया था उसको देख लीजिए, लगभग 1.25 घंटे का वीडियो में बहुत वो चिल्ला कर बहुत बड़ी बयानगी दे रहा है। चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, शोधार्थी हूँ, अध्यापक के रूप में भी हूँ, तो मैं घटना को उसी रूप में देख रहा हूं कि इसके जो तार हैं, इसके जो सिरे हैं, इसके जो छोर हैं, वो इतिहास में कितनी गहराई तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, कहां तक वो जाते हैं। विदेश मंत्री के ओहदे को, महत्वपूर्ण पद को, विभाग को संभालने वाला व्यक्ति का ये कहना, और यही नहीं, एक और कांग्रेसी नेता है सज्जन वर्मा मध्य प्रदेश से, उनका भी ये कहना, यही नहीं साहब, महबूबा मुफ्ती, क्लियर, उनके परिवार से, महबूबा मुफ्ती साहिबा नहीं लेकिन उनके परिवार से संभवतः एक कोई लड़की है उनका निकट रिश्तेदार, उसके द्वारा, और तीनों का टारगेट वही है, पीएम, प्राइम मिनिस्टरियल जो एक पद है हमारे यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री मोदी है, उनको टारगेट करना। तो अभी आपने ये कहा कश्मीर की चर्चा करते हुए कि इसी तरह के हालात, जो शांति दिख रही है, ये शांति असल में शांति नहीं है, जमीनी स्तर के नीचे बहुत बड़ी हलचल है। अच्छा, चूंकि मैंने कहा कि मैं हर घटना को इतिहास के गर्भ में ले जाकर देखूंगा, याद करिए लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल बनकर डलहौजी के पश्चात सत्ताओं की क्रांति से गदर से ठीक पूर्व अपॉइंट किया गया था, तब उसने क्या कहा था कि भारतीय आसमान में मुझे जो एक अजीब सी शांति दिख रही है, ये याद रखिएगा, राजनीतिक गुबार या आंधी से या तूफान से पहले की शांति है। और उसके बाद क्या हुआ आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग समझिएगा, क्योंकि जो राइफल उनके द्वारा दी गई थी उनको मालूम था कि हमने क्या किया है। इसी प्रकार से जो मैं बार बार कह रहा हूं कि तमाम यहाँ के राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो हेड हैं या उनके जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोग हैं, वो जिस प्रकार से विदेशी दौरे कर रहे हैं, डीप स्टेट्स के साथ मिल रहे हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ। अब आप सोचिएगा, जॉर्ज सोरोस जैसे एक बिजनेसमैन का ये कहना कि इतना 1000 करोड़ रुपया मैंने एक तरह से फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के रूप में रख रखा है ताकि मैं तख्ता पलट, ये उसका पब्लिक ओपिनियन नहीं है, ये उसका स्टेटमेंट है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे। आज के टाइम पर जब ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं तो हमसे कोई चीज बची नहीं रह सकती है। तो धीरे धीरे वो बारूद जमा किया जा रहा है। तो सलमान खुर्शीद साहब का भी ये कहना कि उसी तरह के हमले, मतलब उसी तरह के हालात, यहाँ पर जो शांति दिखाई जा रही है वो असल में दबा के रखी हुई शांति है, जमीन सतह के नीचे का हलचल कुछ और है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि यहाँ पर भी उसी प्रकार की हिंसा हो जाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी जो मेरा आज विषय है। असल में इस घटनाक्रम में मैं आज का टॉपिक निकाल के आया हूं, विविधता में एकता। विविधता, डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं है, हमारा सबसे सबल पक्ष है। याद रखिएगा, ब्रिटिश काल में कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियंस थे, चिशॉल में, उन्होंने कहा भी था कि संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक तौर पर सुरक्षित, पृथक या आइसोलेटेड राष्ट्र यदि मैं बर्मा या म्यांमार को छोड़ दूं, तो उसके मतलब भारत को के अलावा यदि मैं बर्मा म्यांमार को छोड़ दूं तो भारत के बराबर इतना सुरक्षित सीमाएं किसी और राष्ट्र की नहीं मिलती है। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ भी इस बात को लिख चुके हैं कि भाषाई, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, प्रादेशिक भौगोलिक विविधताओं के बावजूद एक प्रकार की इंटीग्रेटेड यहाँ पर यूनिटी हमें प्राप्त होती है। वही भारत की मूल में अंतर्निहित सबसे बड़ी ताकत है जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना भी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है और एक कल्चरल बॉन्डिंग भी है जो सुदूरतम कोने में भारतीयों को जोड़े रखती है। क्योंकि यहाँ की
भाषा, कई मतलब डाइवर्सिटी जीवन के हर पक्ष में है। इवन पगड़ी पहनने के तरीके भी सिर्फ राजस्थान के अंदर भी अलग अलग, मारवाड़ में अलग है, ढूंढाड़ में अलग है, हाड़ौती में अलग है, मेवाड़ में अलग है, सिरोही वाले बेल्ट में अलग है, शेखावाटी में अलग है। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। और अमीर खुसरो साहब, जिस अपने आप को जो हिंदवी तोता कहता था, वो तो कहता भी था कि मेरा देश बड़ा निराला है जहां हर कोस पर पानी और बोली बदलती है। तो हमें ये ताकत प्रदान करती है, ये ताकत प्रदान करती है। तो जब आप कोई विचार स्प्रेड करना चाहते हो तो वो इतना तेजी से इसलिए नहीं फैल पाता है क्योंकि सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबके अपने नॉर्म्स हैं। जब तक उस कसौटी पे कोई विचार खरा नहीं उतरेगा, उसे प्रामाणिकता और प्रासंगिकता नहीं मिलेगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात करूं, नॉर्थ इंडिया के जितने ब्राह्मण हैं वो अपने आप को बड़ा प्योर मानते हैं कि जी साहब हम नॉनवेज और वाइन वगैरह नहीं पीते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, और हमारे इस प्रकार का आचार विचार है। क्लियर। लेकिन यदि हम बंगाल या साउथ इंडिया के जो ब्राह्मण उनको देखें तो उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्हें नॉनवेज प्रोटीन की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इवन मछली वगैरह लेना पड़ता है। वो उतने ही सात्विक शुद्ध अपने आप में माने जाते हैं, तमिलियन ब्राह्मण वगैरह। तो अब ये नॉर्थ इंडिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साउथ इंडिया के ब्राह्मण फिर तो बिल्कुल ही अपवित्र हो गए। और उनको देखा जाए तो जितना वो मतलब बिल्कुल रिजिड वे में अपने कल्चरल एस्पेक्ट या नॉर्म्स का पालन करते हैं, रिचुअल्स कस्टम्स का पालन करते हैं, नॉर्थ इंडिया के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण कास्ट का जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें भी यदि मैं साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया की तरफ से देखूं तो जीवन शैली में अंतर है। अब यहाँ कोई अच्छा या बुरे वाली बात नहीं है, सबके अपनी अपनी जीवन शैली है। उसके बावजूद ये ब्राह्मण, फिर चाहे श्री राम की बात हो या कृष्ण की बात हो या रावण को एक बुराई के आदर्श के रूप में देखना हो या एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के रूप में श्री कृष्ण को पूजना हो, उसी रूप में देखा जाता है। मिस्टीरियस से मेरा मतलब जो एक ऐसा चरित्र जिसको आप जितना पढ़ते हो उतना ही आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है उसको समझने की। तो डाइवर्सिटी जो है वो हमारे को कुछ जिसको अब डाइवर्सिटी को देखने का अपना अपना नजरिया है। बड़े जो इंटेलेक्चुअल हमारे यहाँ पर एक पॉलिटिकल जो नेता हैं, लीडर हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी, उनका कहना है कि ये फेडरल सिस्टम है, ये यूनियन मतलब फेडरल सिस्टम है स्टेट्स का, तो वो यहाँ पर एक राजनीतिक एकता नहीं पा सकते, उनका ऐसा मानना। वो कहते हैं कि ये संघीय ढांचा है मात्र केवल राज्यों का। जब मैं विष्णु पुराण की यदि परिभाषा उठाऊं या अथर्ववेद से भारत के राष्ट्र की परिभाषा उठाऊं तो मुझे अलग चीज नजर आती है। क्लियर। तो आप तो पूरे इतिहास को एक तरह से नकार रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार से लेकर बिंबिसार से लेकर अशोक के कार्य को लेकर इवन ब्रिटिशर्स की भी यदि हम बात कर लें तो चेतना तो एक ही थी ना। अब होता है कि भैया एक माँ बाप के संतान भी एक जैसा नहीं होता यार, चाहे डीएनए क्रोमोसोम्स या जीन्स भले ही उनमें एक उसका स्ट्रक्चरल वे में जा रहा हो। तो आपके जो पूर्व विदेश मंत्री साहब हैं इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेगा, उनका यह कहना है कि उसी तमाम तरह के वही कारण सत्ता के प्रति, अब वो ये नहीं कहेगा बंदा कि फैब्रिकेटेड है, क्योंकि बांग्लादेश में पूरी तरह फैब्रिकेटेड है। पाकिस्तान का जो कट्टर जिहादी जो कुछ नहीं कर पा रहा है, मुझे बताइए हिंदुओं को चुन चुन कर क्यों टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरी तौर पर पाकिस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया गया है, ये वही हिंदुओं के प्रति साजिश है। अब आप इस संदर्भ में समझिएगा सीए की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, और यही वजह कि इस समय ममता बनर्जी के हाथ ढीले पड़ गए हैं। उसको मालूम है कि यदि, क्योंकि बिल्कुल सीमावर्ती सीमा, बिल्कुल सटी हुई सीमाएं हैं बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की। आप समझिएगा इतने आपने अवैध विदेशी मतलब क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से लोगों को गैर कानूनी तरीके से बसा रखा है। कहां पर? बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम्स हो या बांग्लादेशी मुस्लिम्स हो। यदि वो इस बहकावे में आकर समझ कर देखिएगा तो जो कहा जा रहा है ना, कई लोग मिलकर ममता बनर्जी को देखिए वो कितनी नेशनलिस्ट है। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं बाबू, बाकी आप मेरी आंखों से मेरे भाव से समझ सकते हो। दीदी को समझ में आ चुका है कि मेरे हाथ में कछु ना है। ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ के लगभग यदि माच गए ना बाबा, तब पुलिस के हाथ में कछु, डंडे के अलावा कछु ना चल पाएगा। सेंटर को आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अभी ये बयान दिया है कि जो सेंटर कहेगा हम उन्हीं निर्देशों का पालन करेंगे। पुलिस के हाथ में सिवाय गुटखा खाने
और याद रखिएगा, अपने राजनेताओं का आदेशों का पालन करने के अलावा, मैं हर पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक मोहरे के रूप में काम में ली जाती है बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, तो आप लोग बेहतर जानते हो। क्लियर? जिस प्रांत के अंदर सीबीआई की टीम पर, ईडी की टीम पर सरेआम हमले हो चुके हों पुलिस की मौजूदगी में, उसको मैं फिर वो चर्चा बिल्कुल अलग तरह की हो जाती है। तो ममता बनर्जी को मालूम है, क्योंकि आप लोग जानते हो, मैं फिर इतिहास के आलोक में लेके जाकर बात कर रहा हूं भाई। ऐसा क्या हुआ था कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी के अंदर कलकत्ता में, बंगाल में 57 की क्रांति की पहली घटना घटी। उसका सीधा संबंध आपने क्यों जोड़ा 28 मई 1800 आप लोग जानते हैं 57 में राजस्थान के साथ? क्योंकि बंगाल के सैनिक राजस्थान के अंदर ब्यावर, जो नसीराबाद छावनी थी, कैंट था, वहां पर 15th NI वहां पर नियुक्त थे। तो भाषाई आधार पर एक प्रकार की चेतना हमसे एकीकृत रहती है। इस समय ममता बनर्जी का सबसे बड़ा भय यही है, इसलिए वो 2 कदम पीछे हटकर सेंटर के सपोर्ट में आई है। तो अब आप यहां पर देखिएगा, जिस डाइवर्सिटी की सलमान खुर्शीद ने बात करी कि तमाम वो कारण जो सत्ता के विरोध में कहां पर थे, बांग्लादेश में थे, जिसके चलते इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, मूवमेंट हुआ और वहां से सत्ता को उखाड़ फेंक दिया गया, जबकि ये सरासर फौरी तौर पर भी गलत है। इट इज ओनली टोटली फैब्रिकेटेड मूवमेंट, एजिटेशन। छात्रों का मुखौटा है, छात्रों का बहाना लिया गया है, छात्रों को पर्दे के आगे किया गया है। मैं पर्दे के आगे, वो पर्दे के पीछे, ना मैं पीछे जाऊं ना वो आगे आए। वो आगे बढ़ेगा तो कुछ ना होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। आज नरेंद्र मोदी या भारत के राजनीतिक नेतृत्व की स्थिति में इस एक शेर से मैं बयां किया है, समझने वाले समझ सकते हैं इस बात को। तो वो टोटली फैब्रिकेटेड है वहां पर। तो आप सोचिएगा, मतलब यहाँ के लोगों का आप भोंदा प्रदर्शन देखिएगा, इनका राजनीतिक चिंतन का स्तर देखिए, मुझे संकीर्ण विचार। विदेश मंत्री के लेवल का व्यक्ति कह रहा है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता को भड़काकर बर्खास्त कर दिया गया, और उसी के परिवार का जो एक आर्मी चीफ है शेख हसीना के, वो 45 मिनट का अल्टीमेटम देता है देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को कि आपके पास इतने टाइम में आप यहां से निकल जाइए, वरना मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। उसको लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है, उसको जनता के अधिकारों को ये पागल खाते क्या हो भाई तुम? सुबह सुबह कुछ बनता भी है यार, जो समझ गए ना आप लोग? आप सोच कर देखिएगा, ये लोकतंत्र की जीत है। ये टोटली फैब्रिकेटेड है। मैं पिछले वीडियो में इस बात पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। और जिस प्रकार से हिंदुओं को ये बिल्कुल हिंदू शून्य कर देंगे इस बंगाल की पवित्र भूमि को। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने आमार सोनार बांग्लादेश राष्ट्रगीत लिखा, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए, जबकि उस समय तक बांग्लादेश ऐसा अस्तित्व में नहीं था। उस व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा, उस राष्ट्रीय कवि ने, कि मेरी उनकी मूर्ति पर हमला। शेख मुजीबुर रहमान जो संस्थापक है बांग्लादेश के, उनकी मूर्ति का अपमान। तो कुल मिलाकर ये टोटली, जिसको हम जिहादी तत्व कहते हैं, जिसको हम रेडिकल एलिमेंट्स कहते हैं, बिल्कुल चरमपंथी, ये वो लोग हैं। अब आप सोचिएगा, सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा जैसे कांग्रेसी नेता, तो कांग्रेस की पूरी आइडियोलॉजी आपको समझ में आती है। ये प्रोवोक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप भी इसी प्रकार से करिए और हम आपके सब, वरना सोच कर देखिएगा। लेकिन अब आगे जो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुर्शीद साहब कहते हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर विचारधारा प्रसारित हुई एक झटके में एक साथ, उस प्रकार से भारत के अंदर इस तरह की सत्ता विरोधी विचारधारा को एक साथ सभी जगह पर प्रचारित नहीं किया जा सकता है, उस आवेग के साथ नहीं किया जा सकेगा। तो मुझे बड़ी शंका है कि शाहीन बाग जैसा कोई आंदोलन दोबारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, या सत्ता विरोधी कारक मौजूद है उस व्यक्ति की नजर में। अर्थात वो अब क्या कहना चाहता है, उसके 2 कारण देखिए। मैंने अभी इसी वीडियो के शुरुआत में कहा कि विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इस बात को आप समझ सकते हैं। वो आपको नई चेतना, नयापन प्रदान करती है, एक फ्रेशनेस प्रदान करती है। आप राजस्थान से उठकर तमिल में जाओगे, आपको बिल्कुल सब कुछ अलग, बोली, खान पान, रहन सहन, वातावरण, परिवेश, सब कुछ, आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओगे। आप अपने घर से एक रूम से निकल के दूसरे कोने में आते हो, आपको कुछ भी फील नहीं होता। इवन दोस्त के पास भी आते हो, कुछ आपको नयापन महसूस होता है। तो ये मजहबी दृष्टिकोण जो इस व्यक्ति का क्या कहता है कि काश यहां पर भी जो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार का
एक समान विचारधारा, एक मजहब को मानने वाले लोग बिल्कुल यदि होते जिस प्रकार बांग्लादेश में, तो आज बहुत इजीली आह्वान किया जा सकता था उन फिरकों का, उन तबकों का, और प्रधानमंत्री आवास को घेर कर इसको भी सत्ता से बेदखल किया जा सकता था, क्योंकि हमारी टांगों में तो दम है नहीं। हम पिछले 3 चुनाव में उतनी सत्ता नहीं लेकर आ सके जितनी अकेले। क्लियर? फिर वही वाली बात, इन पर इतनी चर्चा हो चुकी कि इन पर मैं भटकना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है। जब मालूम चल चुका आपको कि हम चुनाव के दम पर कभी कभार वही फिर मुफ्त का इधर उधर का दे दाकर इस तरह के जयचंद तो भारत में शुरू से पाए गए हैं। आपने देखा जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो आपको मालूम पोरस के विरोध में आम्बी तक्षशिला का राजा, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से चाणक्य के क्या कहते हैं विद्यार्थी के रूप में पढ़ चुका है, वो सबसे पहला जयचंद या राष्ट्रद्रोह के रूप में हमारे सामने आता है। ये पूरा इतिहास गवाह है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई भारत गुलाम क्यों रहा, विदेशी आक्रांताओं का शिकार क्यों रहा, इसके लिए इतिहास मत पढ़िए, आज के राजनेताओं की हरकतें और राजनीति को देख लीजिए, आपको निरक्षीर सब समझ में आ जाएगा। तो ये जनाब जो ये इनके मजहबी दृष्टिकोण को भी पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आज आप लोग ज्यादा तादाद में होते, एक जैसी विचारधारा होती तो बहुत आसान था। और दूसरी बात, जो राष्ट्रवादी तबका, उसके लिए इस डायवर्सिटी को बनाए रखना, इस सामाजिक ताने बाने को बनाए रखना, इसमें भारत का राष्ट्रवादी मुस्लिम तबका भी है, याद रखना, पारसी तबका भी है, क्रिश्चियन तबका भी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ हम, क्योंकि वी आर टोटली भारतीय, जो नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि मैं तो जनाब अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पैर की धूल भी खुद को नहीं मानता हूं, या जो जितने भी मेरे यहाँ के, जैसे मैं एक सैनिक की यदि बात करूं, आपको मालूम होगा कश्मीर के अंदर भारतीय फौजी थे औरंगजेब, जिनको लश्कर तैयबा ने पकड़ा था, उन्होंने AK-47 को सामने रखते हुए बोला था कि चाहे ट्रिगर दबा दे, जुबान नहीं खोलूंगा और अपने मादरे वतन के प्रति मैं गद्दारी नहीं करूंगा। पाकिस्तान का जब मैं कई बार चीजें देखता हूं तो पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने बड़ी शानदार बात करी कि हम नमक उत्पादन करने वालों में सबसे सर्वोपरि राष्ट्रों में नंबर 2 पर है, नमक उत्पादन करने वालों में सबसे ज्यादा हम नंबर 2 पर है, और नमक हराम में हम सबसे नंबर 1 पर है। माफ करना जनाब, इसमें सर्वोपरि मेरा राष्ट्र है, हिंदुस्तान, वरना गुलाम नहीं बनता साहब। आप हमसे ये तमगा नहीं छीन सकते, याद रखिएगा इस बात को। जिसको हम गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, वो हमारे यहां पर है, क्योंकि बेसिकली निकले भी तो आप हमसे ही हो। 90% तो आप वही हो जिनकी रूट्स में, बाकी ठीक है चलता रहता है, कपड़े वपड़े चेंज हो जाते हैं, नाम वाम में क्या रखा है। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे सीरीज में इनके कुछ बयानों को देखेंगे। तो ये 2 बातें थी, विदेश मंत्री का खींच बाहर आना कि इतने स्वर्णिम अवसर हमारे सामने आ गए लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। हमारा खालिस्तान आंदोलन समर्थित किसान आंदोलन चल गया, हमने खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया, हमने विद्यार्थियों को बरगला दिया, सीए के नाम पे शाहीन बाग प्रोटेस्ट हमने कर दिया, किसान आंदोलन पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया, आरक्षण को लेके कभी हमने हरियाणा जला दिया, कभी महाराष्ट्र जला दिया, कभी राजस्थान, सब जगह कर दिया, लेकिन फिर भी भाई हमें वो झूठन चाटने को क्यों नहीं मिल रही, ये बड़ी मिस्ट्री है। ये छटपटाहट इनकी नसों में जो मेंढक की जो उछलते हैं ना फ्रॉक टाइप के, डोले शोले बनते हैं, वो काम नहीं आ पा रहे हैं इनके सिस्टम में। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चाबी जो भर रहा है उसमें कोई फिरकी ले रहा है इन लोगों की, ये प्रॉब्लम है, इसलिए खींच निकल रही है। अब इनको दोबारा एक गोल्डन चांस नजर आ रहा है। तो जो मैंने टाइटल डाला है कि ये भटके हुए बेरोजगार नल्ला विपक्ष है, जो एक अदने से एक अवसर की तलाश में है, देश में आग लगे कुछ भी हो। आप सोचिएगा किस तरह के मुद्दों पर इस देश में चर्चाएं हो रही हैं, बुर्का, आप सोचिएगा, जाति, आप सोचिएगा किन चीजों को लेकर। और ये खुद मत नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए क्या बोला, आज हम क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अभी की जैसी डिमांड हो वैसा बोल दीजिए, फिर देखते रहेंगे। और फिर वही वाली बात, मुद्दा उछाल दो और समझ में नहीं आए तो पहले तो बोलो डरो मत डरो मत डरो, फिर भागो भागो भागो, तो वो तो प्रॉब्लम है अपने पूरे ही एक चारित्रिक विशेषताओं के अंदर। तो यहां पर ये 2 बातें
जो सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा या अन्य जो भी इस समय मीडिया हाउस के जो लोग हैं या वामपंथ को मानने वाले लोग हैं, जो एक अवसर की तलाश में हैं और बांग्लादेश के द्वारा उनको एक किरण आती नजर आ रही है, लेकिन समस्या वही बात, डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल विल पावर वाला लीडरशिप इस समय जो बैठा हुआ है, जिसकी हर विविधता के अंदर पैठ है, हर विविधता के पक्ष में जो मूल निवासी हैं वो उन्हें अगाध प्यार करते हैं। यहाँ की जनता उठ खड़ी होती है, लेकिन कारण तो मौजूद हो। यहाँ की भारत की जनता की खास बात है, बेवजह वो कभी भी बहकावे में आती है, लेकिन अनावश्यक तौर पर एक विशेष प्रदेश के लोगों को आप भड़काकर, आप लोग जानते हो जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था उसमें किस प्रदेश के लोग ज्यादा थे। उससे पहले हरी लुंगियां पहनकर भी किसान जंतर मंतर पर आए थे, वो एकमात्र विशेष प्रदेश केरल से थे। आपको बेसिकली बाद में कौन निकले, वो वामपंथ को मानने वाले लोग निकले हैं। अब सलमान खुर्शीद की जो मजहबी दृष्टिकोण है विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए, जरा उनके कुछ वीडियोस को देखिएगा और फिर मैं अपने इस वीडियो का समापन करूंगा। फिर आप विद्वत जनों के विवेक पर छोड़ता हूं कि आप इनको किस रूप में देखते हैं, सजग रहे। तो जिस राजनीतिक शख्सियत की बात कर रहा हूं जो पूर्व विदेश मंत्री के पद पर सुशोभित रहे हैं, ये जनाब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आप इनके बयानों को देखिए और फिर आप स्वयं फैसला करिए कि इस तरह की चर्चाओं की प्रासंगिकता क्यों समीचीन हो चली है आज के राजनीतिक परिदृश्य में। सलमान खुर्शीद साहब हैं, कांग्रेसी नेता हैं, देखिए। और सबसे बड़ी बात, इनका जो बयान अभी सामने आया है उसे मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूं। 2024 में जो जीत हुई वो बड़ी मामूली सी है। मामूली सी का मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, बस आपको थोड़ा सा अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दृढ़ करने की, ये जनता को एक तरह से आह्वान कर रहे हैं, इनके समर्थक वर्ग को बलिदान की, क्योंकि आप जानते हो राजनेताओं के घरों तक आंच नहीं पहुंचती है, मरता गरीब तबका है, जो इनके फॉलोवर्स हैं उनके परिवार वाले सफर करते हैं, इनको आज तक कभी फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर में जितनी पत्थरबाजी हुई शायद ही किसी पृथकतावादी नेता के घर में कभी चूल्हा नहीं जला हो शौक के कारण। बाकी जो पत्थरबाज थे उनको जो पनिशमेंट मिला कर वो अपनी जगह पर। तो ये कहते हैं कि 2024 में जीत या सफलता शायद मामूली ही होगी और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सच तो यह है कि सतह के नीचे कुछ तो है। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। हमारे देश में जो प्रसार हो रहा है वो बांग्लादेश की तरह चीजों को फैलने से रोकता है। अब आपके अपने अपने नजरिए हो सकते हैं, आप हो सकता है कि आप कहें देखिए कितनी अच्छी बात कही है, अरे बाबू इनके पीछे की बातों को समझने का प्रयास करिए। ये इनकी दुखती रग है कि इतने तमाम प्रयास के बावजूद जो तथाकथित गजवा ए हिंद और जो हम चाहते थे, यहाँ पर औरंगजेब की इच्छा थी ना कि मैं इस राष्ट्र को क्या कहना चाहिए, एक तरह से इस्लामिक राष्ट्र बना दूं यहाँ पर, तो इनकी बड़ी इच्छा थी, लेकिन चूंकि वो नहीं कर पाए तो वो नहीं हो पाया। तो इन्होंने जो कहा कि बांग्लादेश की तरह चीजों को फैलने से रोक दिया जाए। आगे देखिएगा, ये सलमान खुर्शीद, और अब इसी बयान को आप यहां पर भी समझ सकते हैं। Worry something about what's happening in Bangladesh. What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible, and we can hardly imagine the implications and the possibilities, the wrong possibilities of how Bangladesh will be handling in the months to come. Hello, Minister Salman Khurshid. Right. ये इन्होंने पुस्तक के विमोचन के दौरान अभी हाल ही का आज का इनका सज्जन का बयान है, सलमान खुर्शीद साहब का। अब इनका, क्योंकि मैं जो वीडियोज लेकर आया हूँ, जो क्लिप्स लेकर आया हूँ, अब इनका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण किस तरह का, आप उस बात को भी समझिएगा। अब जो एक न्यूज की चैनल की जो मैंने एक क्लिप आपके सामने रखी है, ये क्लिप असल में इनका बाटला जो एनकाउंटर हुआ था उस टाइम की, और एक क्लिप है सीएए प्रोटेस्ट जब चल रहा था उस टाइम की, इनका अपना दृष्टिकोण है, देखिएगा। Seems to have stepped into controversy again, addressing a campaign rally in Azamgarh in UP.
He said he had spoken to the Prime Minister and to Congress President Sonia Gandhi after the Batla House encounters, and he says that Sonia Gandhi had tears in her eyes when she was shown pictures of the encounter. हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। अब ये अपने तबके को एड्रेस करने की बात है। न जाने कितने इस तरह के जो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो भी एनकाउंटर था, मैं उसके गहराई में नहीं जा रहा कि वो टेररिस्ट है, सब कुछ था, लेकिन चूंकि आंसू आ गए तो आ गए, आए नहीं आए ईश्वर जाने। भैया जी ने तो बोल दिया, जो मैसेज देना था वो दे दिया। आप समझिएगा इस तरह के सोच कितना राष्ट्रवादी हो सकती है। बाकी अभी अगला देखिए साहब, आप फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान की बात है, जब सीएए विरोधी आंदोलन चल रहा था। जरा गौर करिएगा, ये आज़ादी की बात किस चीज़ से कर रहे हैं। ये आज़ादी चाहते हैं वर्तमान सरकार से, ये आज़ादी चाहते हैं भ्रष्टाचार करने की, लूट मचाने की, बे रोक टोक तरीके से सब सिस्टम को काबिज होने की। ये चाहते हैं कानून का पालन करने से बचें, उससे आज़ादी मिल जाए साहब इनको। ये हर इंस्टीट्यूशंस में अपनी स्थिति चाहते हैं। विषय से बिल्कुल भटकना होगा, लेकिन फिर भी सोच कर देखिएगा। आरक्षण की बात चलती है जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, सोच कर देखिएगा दलितों को कितना आरक्षण है, सोच कर देखना एक बार। लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछे, क्योंकि प्रश्न पूछते ही लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। दलितों को कश्मीर के अंदर इस सरकार ने कितना स्वतंत्रता आजादी दी थी। नौकरी नहीं पा सकते साहब आप, वहां पर मेला ढोने के अलावा कुछ नहीं करोगे, वोट नहीं डाल सकते आप। लेकिन चूंकि जय भीम का नारा इतना गुंजायमान क्या आता है, सबको मालूम है कि कौन क्या है, कौन बैसाखी मान रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब इस टूल किट में आप लेवल देखिएगा, एक बच्चे तक को काम में ले लिया गया है इस टूल किट में, और उसका साथ कौन दे रहा है, पूर्व विदेश मंत्री। सबको मालूम है कि यहाँ आज़ादी, क्योंकि इससे पहले उमर खालिद और वो कन्हैया कुमार वाला जेएनयू वाला केस हुआ था, वो भी बड़ी आज़ादी मांग रहे थे, हर घर से निकलेगा। क्लियर देखिए, और इसीलिए मैंने कहा कि अपना अपना दृष्टिकोण है। उसको जो कहा कि बांग्लादेश की तरह जिस तरह से वहां पर तेजी से विचारधारा का प्रसार हुआ, भारत में संभव नहीं है। भारत में क्यों नहीं संभव, उसके पीछे की बात मैंने आपके सामने बता दी। इवन जो कैम्ब्रिज स्कूल की जो आइडियोलॉजी है हिस्टोरियंस की, उन तक ने तारीफ करते हुए कहा कि डाइवर्सिटी भारत की इंटीग्रेटेड सबसे बड़ी यूनाइटेड स्ट्रेंथ है। लेकिन ये उसको अपने एजेंडा के प्रचार में सबसे बड़ी अड़चन मानकर चलते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि नदी नाले पहाड़ काट नहीं सकते, भूगोल बदल नहीं सकते। कोशिश तो की, बदली भी सही इन लोगों ने। नोट एक तरफ वही, जितनी सेवा निश्चित तौर पर जितनी सेवा इस्लाम की औरंगजेब या बाकी लोगों ने नहीं की होगी, कांग्रेस की सरकार ने करी है। आप सोचिए क्या शानदार इनाम के तौर पर आपको हम बताते हैं साहब कैसे रहोगे। इस तरफ एक इस्लामिक राष्ट्र, इस तरफ दूसरा इस्लामिक राष्ट्र, और दोनों तरफ से हिंदुओं का नामो निशान, और तुम यहाँ पर अपने नागरिकों के लिए हित में कुछ बात बोल कर बता दिए सीएए माय फुट। कौन बनाएगा सीएए? बिल्कुल नहीं, रोहिंग्या को बसाएंगे हम। और ये सच्चाई है, ये इस बात से आप लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। इनका दृष्टिकोण देखिए। आजादी 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनना है, पूरा सुनना बॉस। अब आप नोटिस करिएगा, टूल किट के रूप में बच्चों को याद भी दिलवाया जा रहा है कि बेटा इसके बाद आपको ये बोलना है। एक मासूम भरे बचपन को किस प्रकार से हम, और फिर इस तरह की मानसिकता पर और महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले लोग उन्हें प्रोवोक भी कर रहे हैं।
कितना बाज हुए कातिल में। देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक बार सोचिएगा, सलमान खुर्शीद जैसे खुश मिजाज सुंदर चेहरे, इंटेलेक्चुअल चेहरे बांग्लादेश में आज चित्कार मचाते हुए हिंदुओं के चारों तरफ सालों से रह रहे होंगे, दिवाली ईद साथ मिलकर मना रहे होंगे। उन हिंदुओं ने कभी नहीं सोचा होगा जिनको हम अपना भाईचारे के ताने बाने में किसी को हम भाईजान मानते हैं, किसी को हम काका की तरह मानते हैं। वक्त ऐसा भी आएगा कि भाई की शक्ल में भेड़िया और हमें चारा बना दिया जाएगा। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मैं आज इस क्लास को या इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आपको बात पसंद आई होगी। यदि आई है कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपको उचित लगता है, आप इसी तरह की मोटिवेशनल यदि क्लासेस भी चाहते हैं हिस्ट्री की, यूपीएससी मेंटर, नेट जेआरएफ या फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप राजस्थान के अंदर, या आरएस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी पीएससी की यदि आप केवी पीजीटी की हिस्ट्री के रिगार्डिंग, कांटेक्ट करिए मुझसे। नंबर वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पर सब, क्योंकि बेसिकली मैं एक एडुकेटर हूँ। लेकिन फिलहाल मेरे को अब बड़ी इतिहास आप जोड़, क्योंकि मैं जब इतिहास को पढ़ता हूँ तो राजनीतिक भूगोल को अलग करके देख ही नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है ये सब सिस्टर्स के रूप में ही काम आता है। शेयर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा, और कमेंट्स करके बताइएगा। इसी प्रकार के रोचक वीडियो को साथ लेके मैं नेक्स्ट दोबारा आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।